तो आज का हमारा मकसद है पोषण की जो बेसिक बातें हैं उन्हें समझना। मतलब कितने तरह के पोषक तत्व हैं, उनका काम क्या है और भाई हमारी सेहत के लिए वो इतने ज़रूरी क्यों हैं। इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, इसी दस्तावेज के आधार पर। कभी सोचा है कि अलग अलग खाने से हमें अलग अलग टाइप की एनर्जी क्यों मिलती है? या फिर ये फैक्ट कि पुरुषों को रोज औसतन 2500 कैलोरी चाहिए और महिलाओं को करीब 2000? ये आंकड़े भी हमारे स्रोत में दिए गए हैं। चलिए आज इसी सब में गोता लगाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पोषण के तरीकों को ना हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले होते हैं स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक। ये वो जीव हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि ज्यादातर पौधे। और दूसरे हैं परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक। ये जीव पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम इंसान, जानवर, ये सब। ठीक है, तो शुरुआत स्वपोषी से करते हैं। जैसा आपने कहा, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। सबसे आम तरीका तो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इसमें पौधे और वो साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, सूरज की रोशनी यूज करते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है शायद, रसायन संश्लेषण, कीमोसिंथेसिस जिसे कहते हैं। हाँ, कीमोसिंथेसिस। इसमें कुछ जीव जैसे नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया हैं या कुछ सल्फर बैक्टीरिया, ये केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उससे अपना भोजन बनाते हैं। ये अक्सर ऐसी जगहों पर मिलते हैं जहां धूप नहीं पहुंचती। अच्छा। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात ये समझनी है कि ये जो स्वपोषी जीव है ना, यही हमारी पूरी फूड चेन, खाद्य श्रृंखला का आधार है। इन्हें हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं, मतलब प्राथमिक उत्पादक। इन्हीं से एनर्जी आगे बाकी सब जीवों तक पहुंचती है। सही कहा, इनके बिना तो मतलब जीवन जैसा हम जानते हैं वो मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल। तो ये तो ही स्वपोषियों की बात। अब आते हैं परपोषी, हेट्रोट्रॉफिक पोषण पर। ये जीव, जिनमें हम भी आते हैं, खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। इसके भी कुछ अलग अलग तरीके हैं, है ना? हाँ, कई तरीके हैं। जैसे एक है सैप्रोफिटिक पोषण, मृतोपजीवी। इसमें जीव मरे हुए या सड़ते हुए ऑर्गेनिक मैटर से पोषण लेते हैं। फंगस मतलब फफूंद जो होती है, वो इसका क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, और फिर आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संभोजी। इसमें जीव खाने को पूरा निगल लेते हैं और फिर शरीर के अंदर उसे पचाते हैं। ज्यादातर जानवर, हम इंसान, सब इसी में आते हैं। और तीसरा है पैरासिटिक यानी परजीवी पोषण। इसमें एक जीव दूसरे जीवित जीव के शरीर पर या अंदर रहता है और उसी से पोषण लेता है। अक्सर मेजबान को नुकसान पहुंचाता है। परजीवी का कोई खास उदाहरण? हाँ, हमारे स्रोत दस्तावेज में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है, अमरबेल का। कसकटा या डॉडर भी कहते हैं इसे। खास बात यह है कि अमरबेल एक पौधा है, पर परजीवी पौधा। इसमें न पत्तियां होती हैं न क्लोरोफिल, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ये अपने होस्ट प्लांट से चिपक जाता है और उसमें अपनी जड़ जैसी, होस्टोरिया कहते हैं उन्हें, वो घुसाकर उसका पोषण चूसता रहता है। अरे वाह, ये तो मतलब जीने का बड़ा अनोखा तरीका है ना? प्रकृति में निर्भरता का एक गजब उदाहरण है ये। पौधों की बात चल रही है तो कुछ मांसाहारी पौधे भी तो होते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स। ये कीड़े क्यों खाते हैं भला? दस्तावेज में कुछ है इस बारे में? हाँ, उसमें बताया गया है कि ये पौधे अक्सर ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन जैसे जरूरी पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। तो ये कीड़ों को पकड़कर और पचाकर अपनी नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करते हैं। एक तरह का सप्लीमेंट है ये उनके लिए। और दिलचस्प बात ये भी है कि ये मांसाहारी तो हैं, पर साथ में फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक मशहूर उदाहरण है घटपर्णी पौधा, नेपेंथीज या पिचर प्लांट। स्रोत कहता है कि ये कीट भक्षी है और भारत में ये मेघालय की पहाड़ियों में मिलता है। इसकी पत्तियां एक सुराही या घड़े जैसी बन जाती हैं। उसमें एक लिक्विड होता है और किनारा फिसलन भरा। कीड़े अंदर गिर जाते हैं और बस पौधा उन्हें पचा लेता है। स्रोत तो ये भी कहता है कि कभी कभी छोटे मेंढक या चूहे भी फंस जाते हैं इसमें। हाँ, काफी नाटकीय है ये। और वो वीनस फ्लाई ट्रैप भी तो है, जिसके पत्ते एकदम जबड़े की तरह बंद होते हैं। और ड्रोसेरा, जिस पर चिपचिपे बाल होते हैं। हाँ, ये सब प्रकृति के अद्भुत अनुकूलन है, अडेप्टेशंस। ये मांसाहारी व्यवहार दिखाता है कि जीवन कैसे मुश्किल हालात में, जैसे पोषक तत्वों की कमी वाले माहौल में, जीने के तरीके ढूंढ लेता है। सही बात है। अच्छा,
पोषण की इन अलग-अलग रणनीतियों को देखते हुए ये समझना भी जरूरी है कि पोषण का लेवल कैसा है। हाँ, स्रोत 3 स्तर बताता है। एक तो है अल्प पोषण, अंडर न्यूट्रिशन, मतलब पोषक तत्वों की कमी। इससे मरासमस और क्वाशुरकोर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। स्रोत में इनका जिक्र है, ये दोनों प्रोटीन की कमी से जुड़ी गंभीर बीमारियां हैं। हाँ, बहुत गंभीर। फिर है संतुलित पोषण, बैलेंस न्यूट्रिशन, जो अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। और तीसरा है अति पोषण, ओवर न्यूट्रिशन, यानी जरूरत से ज्यादा पोषक तत्व लेना। इसके भी अपने खतरे हैं, जैसे मोटापा वगैरह। बिल्कुल, संतुलन बहुत जरूरी है। अच्छा, अब सवाल यह है कि शरीर को इन पोषक तत्वों की जरूरत क्यों है। स्रोत इन्हें काम के आधार पर बांटता है। कुछ हैं जो ऊर्जा देते हैं, एनर्जी, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कुछ शरीर बनाते हैं, मरम्मत करते हैं, जैसे प्रोटीन। और कुछ शरीर की अंदरूनी क्रियाओं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। और हाँ, वो कैलोरी वाली बात याद है ना। स्रोत के मुताबिक औसतन पुरुषों को 2500 कैलोरी और महिलाओं को 2000 कैलोरीज रोज चाहिए। हालांकि ये उम्र, एक्टिविटी लेवल पर भी डिपेंड करता है। हाँ, और इन पोषक तत्वों को हम उनकी जरूरत की मात्रा के आधार पर भी बांट सकते हैं। 2 मुख्य ग्रुप्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी वृहत पोषक तत्व और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। मैक्रो की हमें ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और पानी भी। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत बहुत कम होती है, लेकिन ये होते बहुत जरूरी हैं। इनमें विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। अच्छा, और एनर्जी के लिहाज से क्या फर्क है इनमें? हाँ, देखिए, स्रोत बताता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन 1 ग्राम वसा यानी फैट से 2 गुनी से भी ज्यादा मिलती है, करीब 9 किलो कैलोरी। इसीलिए फैट एनर्जी का इतना डेंस सोर्स है। पानी, विटामिन और मिनरल, इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती, 0 किलो कैलोरी, पर ये शरीर के कामों के लिए बेहद जरूरी हैं। स्रोत में 2 और शब्द भी थे शायद, न्यूट्रिस्यूटिकल्स और प्रोबायोटिक्स। हाँ, न्यूट्रिस्यूटिकल्स, ये वो पोषक तत्व हैं जो पोषण के साथ साथ कुछ मेडिसिनल फायदे, मतलब दवा जैसे फायदे भी देते हैं। और प्रोबायोटिक्स, ये जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया या यीस्ट जो हमारे पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है। दही इसका सबसे कॉमन उदाहरण है, जिसमें लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, चलिए अब कुछ मुख्य पोषक तत्वों पर थोड़ी और बात करते हैं, समझने के लिए कि ये काम कैसे करते हैं। शुरुआत कार्बोहाइड्रेट से करते हैं। ये हमें तुरंत एनर्जी देने का मेन सोर्स है। हाँ, शायद इसीलिए खिलाड़ी मैच से पहले पास्ता या केले वगैरह खाते हैं। हाँ, इंस्टेंट एनर्जी के लिए। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं। CHO का अनुपात अक्सर 1:2:1 होता है। इनकी सबसे छोटी इकाई को सैकराइड यानी शुगर कहते हैं। स्रोत कहता है कि एक औसत वयस्क को रोज लगभग 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और ये कार्बोहाइड्रेट भी कई तरह के होते हैं, उनकी बनावट के आधार पर। सबसे सिंपल है मोनोसैकेराइड, मतलब जिनमें सिर्फ एक शुगर यूनिट हो। इसमें ग्लूकोज, जो हमारे खून में होता है और सेल्स को एनर्जी देता है, और फ्रुक्टोज, जो फलों में मिलता है और स्रोत के मुताबिक सबसे मीठी नेचुरल शुगर है, सबसे आम है। ठीक है, जब 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं तो बनता है डाइसैकेराइड। जैसे सुक्रोज, जो आम चीनी हम खाते हैं, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनती है। और लैक्टोज, जो दूध में होती है, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनती है। और स्रोत कहता है कि ये सबसे कम मीठी होती है। ओके। और जब बहुत सारी शुगर यूनिट्स, मतलब 10 से भी ज्यादा, एक लंबी चेन में जुड़ जाती हैं तो बनता है पॉलीसैकेराइड। ये अक्सर या तो एनर्जी स्टोर करने के काम आते हैं या फिर स्ट्रक्चर बनाने के, जैसे स्टार्च, पौधों का जमा किया हुआ भोजन, ग्लाइकोजन, जानवरों और इंसानों में जमा एनर्जी, खासकर लिवर और मसल्स में, और सेल्यूलोज, जो पौधों की सेल वॉल बनाता है और नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक पदार्थ है। हालांकि हम इंसान इसे पचा नहीं पाते। स्रोत में आर्टिफिशियल स्वीटनेस का भी जिक्र था। हाँ, कृत्रिम मिठास, जैसे सैकरिन, जो चीनी से कई 100 गुना ज्यादा मीठा होता है पर कैलोरी नहीं देता। अच्छा, कार्ब्स के बाद आते हैं प्रोटीन पर। इन्हें अक्सर शरीर का निर्माण खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी कहा जाता है। इनका मुख्य काम शरीर की ग्रोथ और टूट-फूट की मरम्मत करना है। ये काफी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। ये अमीनो एसिड नाम की छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बिल्कुल।
प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन CHON तो होते ही हैं, कुछ में सल्फर भी होता है। स्रोत के अनुसार खोज मुल्डर ने की और नाम बर्जेलियस ने दिया। और हमें रोज कितना चाहिए? स्रोत कहता है पुरुषों को लगभग 55 ग्राम और महिलाओं को 45 ग्राम। हाँ, और ये अमीनो एसिड्स जिनसे प्रोटीन बनते हैं ये खुद दो तरह के होते हैं। एसेंशियल यानी आवश्यक अमीनो एसिड वो हैं जिन्हें हमारा शरीर बना नहीं सकता, तो हमें खाने से लेना ही पड़ता है। और दूसरे हैं नॉन एसेंशियल, अनावश्यक, जिन्हें हमारा शरीर खुद बना सकता है। कुल मिलाकर करीब 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़कर हजारों तरह के प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, और कुछ खास प्रोटीन के उदाहरण? हाँ, जैसे केराटिन है जो हमारे नाखून और बालों में होता है। कोलेजन है जो स्किन, हड्डियों और कनेक्टिव टिश्यू में होता है। ये जानवरों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन काम करते हैं जैसे एंजाइम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। हीमोग्लोबिन है जो खून में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। पौधों में स्रोत के अनुसार रुबिस्को नाम का प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये फोटोसिंथेसिस में बहुत जरूरी है। और प्रोटीन का पता लगाने के लिए कोई टेस्ट? हाँ, बायोरेट टेस्ट का जिक्र है स्रोत में, उससे प्रोटीन का पता चलता है। ठीक है। तीसरा बड़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वसा, यानी फैट्स या लिपिड्स। जैसा हमने पहले सुना, ये एनर्जी का सबसे घना स्रोत हैं। 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी। लेकिन इनका काम सिर्फ एनर्जी देना नहीं है, ये शरीर में एनर्जी स्टोर करते हैं, हमारे अंगों को चोट से बचाते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं और सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होते हैं और कुछ जरूरी हार्मोन बनाने के लिए भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल सही। और वसा भी कई तरह के होते हैं। उनमें जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके आधार पर मुख्य रूप से 2 तरह के हैं, सैचुरेटेड फैट संतृप्त वसा और अनसैचुरेटेड फैट असंतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट में कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जैसे मक्खन, घी, नारियल तेल। स्रोत बताता है कि इन्हें ज्यादा मात्रा में लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ये LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये LDL और HDL क्या है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का लिपिड ही है जो हमारे लिवर में बनता है। सेल मेम्ब्रेन और कुछ हार्मोन्स के लिए जरूरी है ये। लेकिन खून में इसके 2 रूप होते हैं। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ज्यादा हो जाए तो ये आर्टरीज यानी धमनियों में जम सकता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। और दूसरा है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को लिवर तक वापस ले जाने में मदद करता है ताकि वो शरीर से बाहर निकल सके। समझ गया। और अनसैचुरेटेड फैट? अनसैचुरेटेड फैट में कार्बन एटम्स के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, जैसे ज्यादातर वेजिटेबल ऑयल्स। इन्हें अच्छा वसा माना जाता है। इनमें भी मोनो अनसैचुरेटेड MUFA और पॉली अनसैचुरेटेड PUFA फैट्स होते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे जरूरी फैटी एसिड्स इसी में आते हैं। और ट्रांस फैट, वो भी कुछ होता है? हाँ, स्रोत ट्रांस फैट के बारे में भी चेतावनी देता है। ये अक्सर आर्टिफिशियल तरीके से बनते हैं जब लिक्विड ऑयल्स को सॉलिड बनाया जाता है। ये सेहत के लिए सबसे खराब माने जाते हैं। ये HDL को कम करते हैं और LDL को बढ़ाते हैं, मतलब डबल नुकसान। बाप रे, तो इनसे तो बचना ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हो गए, अब आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर। विटामिन्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हमें बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, पर शरीर के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी हैं। इनके बिना कई मेटाबॉलिक प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाते। स्रोत के अनुसार विटामिन शब्द का कश्मीर फंक ने दिया था और इनकी खोज का श्रेय फ्रेडरिक हॉपकिंस को जाता है। हाँ, और विटामिन्स को उनकी घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी के आधार पर 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक है फैट सॉल्युबल, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E और K। ये हमारे शरीर के फैट टिश्यू और लिवर में जमा हो सकते हैं। दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जिसमें B1, B2, B3, B6, B9, B12 जैसे कई विटामिन आते हैं, और विटामिन C। ये शरीर में जमा नहीं होते, इसलिए इन्हें रोज लेना ज्यादा जरूरी है। अगर ज्यादा ले भी लिए तो ये यूरिन के रास्ते निकल जाते हैं। अच्छा, और इनकी कमी से क्या होता है? कुछ खास विटामिन के बारे में बताएं।
हाँ, स्रोत में कई का जिक्र है, जैसे विटामिन ए, रेटिनॉल आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी है। कमी से रतौंधी मतलब रात में कम दिखना हो सकता है। गाजर, पपीता इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल हड्डियों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। धूप से मिलता है। कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड इम्यूनिटी के लिए और घास भरने के लिए जरूरी है। खट्टे फल जैसे आंवला, संतरा इसके बढ़िया स्रोत हैं। कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून आता है। विटामिन B12 सायानोकोबालामिन खून बनाने और नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए। कमी से एक तरह का एनीमिया हो सकता है। ये ज्यादातर एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है। विटामिन के, फाइलोक्विनोन, ये खून का थक्का जमाने, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। कमाल है, ये छोटी छोटी मात्रा में कितने जरूरी हैं। बिल्कुल। विटामिन्स के साथ दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स यानी खनिज। ये इनऑर्गेनिक तत्व हैं, मिट्टी और पानी से पौधों में आते हैं और फिर हमारे भोजन तक। इनकी भी शरीर को कम मात्रा में पर नियमित जरूरत होती है। हाँ, और खनिजों को भी जरूरत की मात्रा के आधार पर मैक्रो और माइक्रो या ट्रेस मिनरल्स में बांटा जाता है। मैक्रो मिनरल्स में आते हैं कैल्शियम हड्डियों दांतों के लिए, फास्फोरस हड्डियों डीएनए के लिए, पोटेशियम ब्लड प्रेशर कंट्रोल, सोडियम फ्लूइड बैलेंस, क्लोरीन मैग्नीशियम एंजाइम क्लोरोफिल के लिए, और सल्फर कुछ अमीनो एसिड्स में होता है। इनकी जरूरत ज्यादा होती है। हाँ, मैक्रो की जरूरत माइक्रो से ज्यादा होती है। माइक्रो मिनरल्स में आते हैं आयरन हीमोग्लोबिन के लिए, कमी से एनीमिया, जिंक इम्यूनिटी, आयोडीन थायराइड हार्मोन के लिए, कमी से घिंगा या गोइटर, सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट, कॉपर, मैंगनीज, फ्लोराइड दांतों के लिए, क्रोमियम वगैरह। हर एक का शरीर में अपना खास काम है। जैसे स्रोत बताता है कि नाइट्रोजन प्रोटीन और डीएनए आरएनए बनाने के लिए फंडामेंटल है और पौधों के लिए सबसे जरूरी मिनरल है।